वेलकम टू विजिलाइज इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। आज हम 10 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत कम समय में आपको ये टॉपिक मैं तैयार कराने की कोशिश करूंगा या आपको इंटीमेट कराने की कोशिश करूंगा कि आपको परीक्षा के समय इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इनकी अगर आप समरी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग लीडिंग स्टेट है उसका एक टेबल दिया गया है, वो टेबल आप पढ़ लेंगे तो उसी में जो मध्य प्रदेश की पोजीशन है या मध्य प्रदेश की देश में फसल उत्पादन में स्थिति है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा, 5 से 10 फैक्ट आपके मिनरल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी खनिज उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। इसी में आपका जो मध्य प्रदेश की स्थिति है खनिज उत्पादन में देश में वो भी आपकी तैयार हो। तीसरा टॉपिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में दोनों में आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, 5 से 7 जो है फैक्ट आपको केवल याद रखना है। जैसे सबसे पहले तो आपको आर्थिक वृद्धि दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो दोनों संदर्भ में पढ़ना है, भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है और आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ना है। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, ये भी आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। इसके अलावा जो रेवेन्यू डेफिसिट है या इसी प्रकार से जो प्राइमरी डेफिसिट है, ये सभी डेफिसिट जो हैं आपको या जो घाटे हैं वो आप सबको पढ़ना है। इसी के साथ यहाँ पर मैं एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें जो इन्फ्लेशन रेट है अभी हमारा खासतौर से जो रिटेल सेक्टर का है वो आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इतना सब कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपसे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करीब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये क्वेश्चन सभी आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए इसी टॉपिक पर आधारित हम एक क्वेश्चन आपसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य था। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है राजस्थान और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि ये डेटा बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है आंसर बी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो उत्पादन स्थिति है या देश में सोयाबीन की कुल प्रोडक्शन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो 42.12% है यानी 42.12% है, जबकि मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 41.5%। बहुत स्लाइटली जो है आपका कंट्रीब्यूशन से हमारा प्रदेश पिछड़ गया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मध्य प्रदेश विकल्प सही लगाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। आइए अब हमारा दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड है जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। वो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसका आयोजन 8 से 10 जनवरी को इंदौर में किया गया था। इंदौर में यह आयोजन किया गया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे स्टेट की। इसकी जो थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, और इस सम्मेलन के इस जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आपको इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट भी याद रखना चाहिए, जैसे युवा प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि कौन थी या 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि कौन थे, इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका समापन किसने किया था, आदि आदि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किन प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया उनकी भी एक सूची है, काफी लंबी सूची है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या विदेश मंत्रालय साइट पर ये उपलब्ध है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चूंकि समय कम है तो मैं कहूँगा आपको कि आप जो खास फैक्ट हैं
इन पर ही ध्यान दें। अब हम बात करते हैं 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा आपसे है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भागीदार राज्य कौन? विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश और विकल्प डी है गुजरात। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि भागीदार राज्य का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो होस्ट स्टेट होता है उसके बाहर का वो स्टेट या कंट्री होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भागीदार राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है, तो ये भी आप गलती ना करें। तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भागीदार राज्य कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। विकल्प ए सही है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी नहीं करना है, इसीलिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक घटना है जो भारत के लिए गौरव का विषय है और इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था हमारे देश में, कई राज्यों में इस सम्मेलन की कई मीटिंग्स हुई, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में G20 से रिलेटेड जो बैठकें हुई थी वो कुल 3 बैठकें हुई। G20 कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई थी वो इंदौर में थी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस बैठक में जो लहरी बाई हैं, जो अन्न श्री के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। G20 संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक है वो खजुराहो में आयोजित की गई थी और थिंक 20 की जो बैठक है वो भोपाल में आयोजित की गई थी। तो इन तीनों बैठकों का आपको याद रखना है कि उनका आयोजन स्थल कहाँ था, वो अच्छे से आपको याद कर लिया। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, हालांकि आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमारी पिछली जो डिस्कस किया है उसी में था। तो आसान है प्रश्न। G20 स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की थिंक 20 बैठक मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है इंदौर, विकल्प भोपाल और विकल्प सांची और विकल्प डी है इनमें से कोई। तो साथियों इसका सही जवाब है बी यानी भोपाल। तो भोपाल में ये थिंक 20 की बैठक आयोजित की गई थी। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो भी आपको देखना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे कहूंगा कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड जो विजिल IAS का पार्ट 6 है उसके पेज नंबर 6 पर ये तीनों जो आपकी बैठकें हुई हैं उसका डिटेल्स वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप पूछेंगे कि सर ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के पार्ट हमको कहाँ पे मिलेंगे? तो विजिल IAS ऐप पर ये 7 करंट अफेयर्स के मॉड्यूल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते। आइए अगला जो हमारा टॉपिक नंबर 4 है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक 4 हमारा खेलकूद से रिलेटेड है जो कि एक राष्ट्रीय महत्व की घटना है। 5th KIYG आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी 5वें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे हमारे मध्य प्रदेश में, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसका जो आयोजन स्थल था वो आपका मध्य प्रदेश के जो 8 शहर हैं उसमें ये खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि 7 शहर थे और एक टाउन था महेश्वर, वो आपको याद रख, यानी 7 प्रतियोगिताएं जिला स्तर पर हुई थी और एक टाउन लेवल पर हुई थी। इसके अलावा इन 8 शहरों के अलावा मध्य प्रदेश से बाहर एक और शहर था दिल्ली, वहां पर भी एक प्रतियोगिता आयोजित। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कुल कितने शहरों में 5th KIYG आयोजित किए गए थे, तो आपको याद रखना है कि 9 शहर थे और मध्य प्रदेश के शहर जो थे इसमें वो 8। तो आप आशा करता हूँ आप सभी इन चीजों को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता राज्य। विजेता राज्य का मतलब यहाँ पर है मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया था। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है हरियाणा, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सर्विसेज और विकल्प डी है इनमें से कोई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेडल टैली में पहला स्थान महाराष्ट्र का था, दूसरा स्थान हरियाणा का था और तीसरा स्थान हमारे प्यारे स्टेट मध्य प्रदेश का था। तो ये सब आपको याद रखना है। आइए चौथे टॉपिक के बाद हम 5वें टॉपिक का डिस्कस करते हैं। 5वां टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की योजनाओं और पर आधारित। साथियों अगर आपने मध्य प्रदेश की योजनाएं और नीतियां अच्छे
अच्छे से तैयार कर ली तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको इस परीक्षा में मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2023 में कौन कौन घोषित की गई हैं। तो आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा है मध्य प्रदेश सहकारिता नीति, मध्य प्रदेश युवा नीति, मध्य प्रदेश नई आबकारी नीति। ये तीनों नीतियां 2023 में घोषित की गई थी, बनाई गई थी। इनको आप याद रखिएगा। इसमें जो 46 नीतियां हैं उसकी एक सूची का हमने PDF अपने विजिल IAS ऐप पर अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष विज्ञान तकनीकी एवं नवाचार नीति का निर्माण किया? विकल्प ए है 2020, विकल्प बी है 2021, विकल्प सी है 2022 और विकल्प डी है इनमें से कोई। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है सी यानी 2022। मध्य प्रदेश की जो विज्ञान तकनीकी एवं नवाचार नीति है उसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2022 में। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 हमारा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतकों की जो सूची है वो काफी लंबी हो गई है। इस सूची को भी आपको याद। तो GI टैग सूची जो 2023 है वो उसका पूरा अपडेट एक सूची आपको हमारे विजिल IAS ऐप पर आप देख सकते हैं। उसमें ये हमने कवर किया। कुल 21 उत्पाद ऐसे हो चुके हैं जिन्हें GI टैग मिला है, जिनमें कैटेगरीज वाइज अगर हम देखें तो हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट, खाद्य उत्पाद, फूड स्टफ्स और एग्रीकल्चर है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा अप्रैल 2022 मार्च 2023 सूची में मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक के तहत पंजीकृत किया गया? विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 7 और विकल्प सी है 9 और विकल्प डी है सी कोई। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो विकल्प सी है, यानी 9 उत्पाद ऐसे हैं जिनको GI टैग में शामिल किया गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कुल GI टैग हो गए हैं 21। इनकी पूरी सूची आपको पढ़ लेना चाहिए। इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 7 पर। टॉपिक नंबर 7 जो हमारा है वो मध्य प्रदेश खेल अलंकरण पुरस्कार 2022 से रिलेटेड। आप जानते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है और आपको सिर्फ 1-2 पेज पढ़ना है और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिए गए? तो 11 खिलाड़ियों को दिए गए। विक्रम पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को दिए गए। विश्वामित्र पुरस्कार 1 प्रशिक्षक को दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया। इस प्रकार से आपको कैटेगरी वाइज जो आपके पुरस्कार है वो याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मलखंब में जो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है वो इस वर्ष नहीं दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन सभी खेल अलंकरण जो पुरस्कार हैं उनकी सूची आपको सभी जगह अवेलेबल है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। टॉपिक नंबर जो 7 हमने अभी आपसे खेल अलंकरण पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है, किस एक क्रिकेट खिलाड़ी को विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है धनंजय दुबे, विकल्प बी है नीरज राणा, विकल्प है आवेश खान और विकल्प है सी कोई। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी आवेश खान। आवेश खान को जो T20 क्रिकेट टीम बनाई गई थी एशियन गेम्स के लिए उसमें भी शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और हमारी T20 जो प्रतियोगिता थी उसमें हमारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी आपको याद होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है सी आवेश खान। आइए अब हम टॉपिक नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 8 हमारा है मध्य प्रदेश की जो खेल अकादमी है उसकी सूची भी को तैयार करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे 3 कैटेगरीज हैं स्पोर्ट्स एकेडमी की। पहली जो सूची है वो है DSYW यानी डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर, यानी जिसे हम कहते हैं खेल युवा कल्याण संचालनालय की द्वारा जो स्थापित की गई स्पोर्ट्स एकेडमी है वो तो आपको पढ़ना है। अब इसमें 2 चीजें और नई जुड़ गई हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित की गई है, वो भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी जो पहले से स्थापित स्पोर्ट्स एकेडमी है उनको एक्रीडेट किया
किया गया है, यानी उनको मान्यता प्रदान की गई है ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हो सके। तो वो भी सूची आपको याद रखना है, आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स खेल कूद का जो मॉड्यूल है वो विजिल IAS ऐप पर उपलब्ध है, वहां पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं, हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं इसी टॉपिक पर आधारित। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? विकल्प ए है भोपाल, विकल्प बी है जबलपुर और विकल्प ग्वालियर और विकल्प डी है कोई। तो इसका सही जवाब है साथियों विकल्प ए यानी भोपाल। भोपाल में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना की। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 9 पर। टॉपिक नंबर 9 हमारा मध्य प्रदेश के जो ऐप हैं या पोर्टल हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूनिट 9 का पार्ट है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पंचायत दर्पण ऐप, सारा ऐप, MP किसान ऐप, सीमांक ऐप, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पर ऐप के नाम आपको दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश E-गवर्नेंस, मध्य प्रदेश M-गवर्नेंस और जो नेशनल E-गवर्नेंस हमारी भारत सरकार का है, उसके तहत जितने भी ऐप हैं, पोर्टल हैं, मोबाइल ऐप हैं, इन सभी को आपको याद करना चाहिए। और साथ में ये भी याद करना चाहिए कि ये जो ऐप, पोर्टल या मोबाइल ऐप बनाए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है। आइए इसी पर आधारित हम एक प्रश्न आपसे करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का पोर्टल नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा की भाषा को, तब आप इनको सही कर पाएंगे। हालांकि इस प्रश्न का जवाब आपको आता है, लेकिन आप यहाँ उलझेंगे इसकी भाषा में। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का पोर्टल नहीं है। विकल्प ए है पंच परमेश्वर, विकल्प बी है समग्र, विकल्प सी है पेंशन और विकल्प है इनमें से कोई। तो साथियों, पंच परमेश्वर पोर्टल भी मध्य प्रदेश सरकार का है, समग्र पोर्टल तो आप सभी जानते ही हैं, ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है, और पेंशन पोर्टल भी सरकार का है। तो यानी यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का पोर्टल है पंच परमेश्वर, समग्र, पेंशन, तो डी विकल्प में मान लो यदि ये आता उपयुक्त सभी, तो ये था। तो कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स तरीके से पढ़ लेना चाहिए ताकि गलत ना हो, स्पष्ट हो जाए। अब आते हैं हम अंतिम टॉपिक जो कि पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि पुरस्कार सम्मान से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भारत के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को दिए जाते हैं सम्मान, वो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मान जो हमारे मध्य प्रदेश के किसी सम्मानित व्यक्ति को मिला है वो, और राज्य सरकार के द्वारा जो सम्मान दिए जाते हैं वो सभी आपको इसमें तैयार। लेकिन आपने देखा होगा विगत वर्षों में कि जो हमारे नागरिक सम्मान दिए जाते हैं, जिसमें कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, श्री है, ये सभी पुरस्कारों में से कुछ पुरस्कार जो 2023 में मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को दिए गए हैं, उनके नाम और उनको किन क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए गए हैं वो भी आपको तैयार करना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि कुल मिलाकर के इसमें आपके 4 व्यक्ति हैं जिनको पद्म से किया। एक तो जोधैया बाई बैगा हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, एक परमार दंपत्ति हैं और एक है हमारे ईश्वरचंद्र डावर। तो ये सभी व्यक्तियों के बारे में आपको पता ही होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हम आपसे पूछ लेते हैं। प्रश्न काफी आसान है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए मुनीश्वर चंद्र डावर को पद्मश्री 2023 से सम्मान किया गया? विकल्प ए है सार्वजनिक सेवा, विकल्प चिकित्सा, विकल्प कला और विकल्प है साहित्य। यहाँ पर सही आंसर विकल्प बी है चिकित्सा, यानी एक डॉक्टर हैं ये और अपनी सेवाएं ये जबलपुर से सारे प्रदेश को दे रहे हैं और काफी सस्ती सेवाएं ये उपलब्ध कराते हैं, ना कुछ दाम पर। इसी कारण से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर हमारे 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और 10 टॉपिक पर जो हमने MCQs पूछे हैं आपसे, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका जो तैयारी है वो एक प्रकार से फ्लैश हो जाए। अब हम बात करते हैं कि विजिल IAS ऐप आपको अभी डाउनलोड क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल हमने यहाँ पर आपको 7 अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट
टेस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वज्ञ MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस वर्कबुक जो 17 दिसंबर के लिए हमने काफी पहले डाउनलोड कर दी थी, जिन अभ्यर्थियों को ये जानकारी नहीं हो तो उनके लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, वो भी जा करके इस MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस वर्क को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, अंत में हम आप सभी को धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमारा ये वीडियो सुना, और साथ में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि विजिल IAS ऐप को डाउनलोड करना। थैंक यू। कल मैं आपको 10 टॉपिक 10 MCQ मध्य प्रदेश की योजनाएं कार्यक्रम अभियान, भारत सरकार की योजनाएं कार्यक्रम अभियान पर आधारित एक हम वीडियो बनाएंगे और उसको तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।